हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मां सरस्वती कोचिंग सेंटर में। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और जैसा कि हम लोग पढ़ रहे हैं 2025 बोर्ड एग्जाम में आने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चन, तो आज का पहला क्वेश्चन हमारा सांख्यिकी से है। तो हम देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित बारंबारता सारणी से विचलन विधि द्वारा समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए, इसमें समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए कहा है, लेकिन जो है इस विधि का जो है प्रयोग करना है हमें कौन सा, विचलन विधि का। विचलन विधि से हमें जो है समांतर माध्य ज्ञात करना है। तो विचलन विधि में हम जो है किस तरह से करते हैं, आइए स्टार्ट करते हैं। तो हम देखते हैं डायरेक्ट मेथड से आप जब भी लगाते थे क्वेश्चन, तो उसमें जो है एक ऐसी सारणी बनाई जाती थी जिसमें 4 कॉलम हो। लेकिन विचलन विधि में जो है एक कॉलम आपका जो है बढ़ेगा। तो देखिए किस तरह से जो है हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम एक सारणी ऐसी बनाते हैं कि जिसमें हमारा जो है 5 कॉलम होना चाहिए। तो देखते हैं पहला कॉलम हमारा, पहला कॉलम रहेगा वर्ग अंतराल से। पहला कॉलम वर्ग अंतराल से। दूसरा कॉलम हमारा क्या है, बारंबारता। और जो है तीसरा कॉलम हम लेंगे मध्य बिंदु। चौथा कॉलम मध्य बिंदु को हम x से प्रदर्शित करेंगे, बारंबारता को f से प्रदर्शित करेंगे। चौथा कॉलम हमारा होगा d बराबर x माइनस ए। और जो है इसके बाद पांचवा कॉलम हमारा रहेगा f इंटू डी। इस तरह से कुल मिला के जो है हम 5 कॉलम बनाएंगे। ठीक, चलिए तो वर्ग अंतराल में हम देखते हैं 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। इस तरह से जो है हमारी साड़ी तैयार हो रही है। चलिए तो आगे देखते हैं। देखिए क्वेश्चन में हमसे कहा गया निम्नलिखित बारंबारता सारणी से विचलन विधि द्वारा हमें समांतर माध्य ज्ञात करना है। अगर जो है किसी विधि का जो है जिक्र न करता तो हम जो है प्रत्यक्ष विधि का यूज करते हैं। हमेशा प्रत्यक्ष विधि में एक ऐसी सारणी बनाई जाती है जिसमें 4 कॉलम हो, वर्ग अंतराल, बारंबारता और मध्य बिंदु। यहाँ पे हम लिखते हैं f इंटू x, अर्थात बारंबारता गुणे मध्य बिंदु। लेकिन हमसे कहा गया विचलन विधि का, तो एक कॉलम इसमें बढ़ जाएगा। पहला कॉलम हमारा वर्ग अंतराल से है, हम देखते हैं 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। अब इसकी बारंबारता लिख रहे हैं हम 5, इसकी बारंबारता 12 हो गई, इसकी 25, इसकी बारंबारता 10 और इसकी बारंबारता 8। इस तरह से जो है बारंबारता हम लिखे। अब हमें ज्ञात करना है मध्य बिंदु। मध्य बिंदु आपको बता चुके हैं, इन दोनों को जोड़ करके इसका आधा करेंगे। 0 10 10, 10 का आधा 5 और 20 10 30, 30 का आधा क्या हो जाएगा 15। इसी तरह से इसमें जो है 10 का अंतराल है, इस तरह से 10 10 बढ़ता जाएगा। 15 10 25, 25 10 35 और 35 10 कितने हो गए 45। तो मध्य बिंदु हमें ज्ञात हुए। अब देखिए
ये जो एक नया कॉलम इसमें बढ़ रहा है, विचलन विधि आपको हम बता चुके हैं, d बराबर x माइनस ए। हमें d की वैल्यू निकालना है, x आप मालूम है, लेकिन a इसमें क्या है, तो a जो है कल्पित माध्य है, तो कल्पित माध्य है तो इनमें हम देखते हैं जो हमारा मध्य बिंदु है, इसमें मध्य वाला एक ठो कोई संख्या हम ले लेते हैं। यहां देखेंगे 1 2 3 4 5 संख्याएं हैं, तो बीच में हमारा 25 आ रहा है। क्या आ रहा है, 25 आ रहा है, तो इसी को हम a मान लेंगे। जो भी हमारा यहाँ पे पद दिख रहा है मध्य बिंदु वाला, इसमें हम बीच वाला एक जो है संख्या देखेंगे, तो बीच में हमारा 25 आ रहा है, इसे हम a ले लेते हैं। और प्रत्येक जो है प्रत्येक पद में से इसमें देख रहे हैं सब में से हम 25 को घटाएंगे, तो 5 में से जब 25 को हम घटाएंगे तो यहाँ क्या बचेगा, -20। फिर देख रहे हैं 15 में से 25 को घटाएंगे तो -10। 25 में से 25 को घटाएंगे 0 आएगा। फिर 35 में से 25 को घटाएंगे क्या बचेगा, 35 में से 25 को 10, और 45 में से जो है 25 को घटाएंगे तो क्या बचेगा, 20। इस तरह से देख रहे हैं प्रत्येक पद में से हम a को घटाते हैं तो d हमें प्राप्त हुआ, d बराबर x माइनस ए। d हमारा यही निकल के आया। x आप देख रहे हैं दिया है, a जो है एक बीच वाला ले लिए, अर्थात प्रत्येक पद में से हम 25 को घटाते चले गए। 5 माइनस 25 इक्वल टू -20, 15 माइनस 25 इक्वल टू -10, 25 माइनस 25 इक्वल टू 0, और 35 माइनस 25 इक्वल टू 10, और 45 माइनस 20 इक्वल टू 45 माइनस 25 इक्वल टू 20 हमारा आ गया। अब क्या करना है, यहाँ पे f इंटू डी, अर्थात f और d का हमें जो है मल्टीप्लाई करना है। इधर देख रहे हैं f हमारा यहाँ पे है और d है, तो 20 में 5 क्या गुणा करेंगे, 20 पंजे 100, तो -100 हो जाएगा। इधर आप देख रहे हैं 12 दहा में 120 -120, 25 का 0 में 25 0 0, फिर देख रहे हैं 10 का 10 में 10 दहा में 100 हमारा आया, और 25 20 अट्ठे 160। ठीक, अब क्या किया जाएगा, आप जो है बारंबारताओं का योग निकालिए, जिसे हम कहते हैं सिग्मा एफ। सिग्मा एफ बराबर हम जोड़ते हैं 5 2 7 5 12 8 20 की 0, हासिल लगा 2 2 1 3 3 2 5 1 6। इस तरह से सिग्मा एफ हमें क्या प्राप्त हुआ, सिग्मा एफ 60 प्राप्त हुआ। अब हम इसे जोड़ते हैं सिग्मा एफ डी। सिग्मा एफ डी इक्वल टू, ध्यान देंगे आप, यहां पे हम देखेंगे माइनस वाले को आप अलग जोड़िए और प्लस वाले को अलग जोड़िए, तो -100 -120 माइनस कितना हो गया, 220, और यहाँ पे 100 और 160 कितना हुआ, 260, कितना हुआ 260, तो 260 में से हम 220 घटा देंगे तो हमें 40 प्राप्त हुआ। तो यहाँ हम क्या लिखते हैं, 40 लिखते हैं। ठीक, क्या करना है, माइनस वाले को अलग घटाएंगे, प्लस वाले को अलग घटाएंगे, अरे माइनस वाले को अलग जोड़ेंगे, प्लस वाले को अलग जोड़ेंगे, और इसमें जो भी संख्या बड़ी होगी उसमें से हम छोटी वाली संख्या घटा देंगे। ठीक ना, लेकिन माइनस, देखिए माइनस बड़ा है तो माइनस वाला चिन्ह रहेगा, प्लस बड़ा है तो क्या करेंगे, प्लस वाला चिन्ह। यहाँ पे हम देख रहे हैं 260 जो है प्लस है, और जो है माइनस में 220 है, प्लस वाला ज्यादा है तो प्लस का चिन्ह लगेगा। ठीक, तो हम जो है इसका डिफरेंस निकाल दिए तो आ गया हमें 40। अब हमें ज्ञात करना है समांतर माध्य। तो समांतर माध्य हम देखते हैं, समांतर माध्य बराबर विचलन विधि या कल्पित विधि से हम जो है समांतर माध्य निकालेंगे, तो उसका फार्मूला है a प्लस सिग्मा एफ डी बटे सिग्मा एफ। a प्लस सिग्मा एफ डी बटे सिग्मा एफ, जहां a क्या है, कल्पित माध्य है, a की वैल्यू हम देख रहे हैं 25, तो हम लिखेंगे बराबर 25 प्लस सिग्मा एफ डी हमारा है 40 बटे सिग्मा एफ कितना है 60। चलिए इसे डिवाइड कर देंगे, 20 दूना 40, 20 तिहाई 60 बराबर 25 प्लस 2 बटे 3 बराबर 25 प्लस 2 में 3 से हम भाग देंगे, देखिए जाएगा नहीं, दशमलव बढ़ा के हम शून्य उतारते हैं तो हो गया 20। 20 में जो है 3 का भाग देंगे, 3 छक 18, फिर जो है घटाते हैं तो फिर हमें 2 प्राप्त होता है, फिर शून्य बढ़ा के हम भाग देंगे, फिर 3 छक 18, फिर 3 छक 18, इस तरह से बार बार जाता रहेगा, 6 बार ही। तो हम लिखेंगे 25 प्लस 0.6, और यहाँ पे 6 को हटाएंगे तो इसमें 1 जुड़ जाएगा, 7 हो जाएगा, क्योंकि जो है अगर दशमलव के 2 अंकों तक हम लिख रहे हैं
तो 5 या 5 से अधिक रहता है तो उसे हटा करके हम पहले वाली संख्या में एक क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। और यदि जो है 5 से कम है तो वह संख्या ज्यों की त्यों लिखी जाएगी। या 5 से कम होता तो यहाँ 6 ही उतारा जाता, लेकिन यह 6 है इसलिए 6 को हटाए तो इसमें एक जुड़ गया। अब हम इसे जोड़ देंगे, 25 में 0.67 जोड़ेंगे, 25.67 और यही हमारा क्या हुआ, आंसर हुआ। इस तरह से कल्पित विधि द्वारा जो है हम निकाले या विचलन विधि द्वारा जो है निकाले समांतर माध्य, तो हमारा आया 25.67। आप चाहे जिस विधि से निकालेंगे उत्तर आपका यही आएगा, लेकिन तरीके या विधियां अलग अलग हैं। ठीक, तो चलिए इसे नोट करिए, फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो आइए बच्चों देखते हैं अगला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन हमारा है, सिद्ध कीजिए कर्डिम 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम देखेंगे कर्डिम 5 को हमें एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है, तो किस तरह से हम करेंगे। अगर इस तरह से कोई भी क्वेश्चन आपको दे दिया गया, कर्डिम में 5, कर्डिम में 3, कर्डिम में 2, कर्डिम में 7, तो सेम जो है इसी तरीके से होगा, केवल आपका वही अंक चेंज हो जाएगा जो आपको दिया है। तो हम देखते हैं, हमें सिद्ध करना है कि कर्डिम 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसके विपरीत हम मान लेते हैं, इसके विपरीत हम मान लेंगे कि कर्डिम 5 एक परिमेय संख्या है। तो देखिए हम यहां पे मानेंगे, माना कर्डिम में 5 एक परिमेय संख्या है। क्या मान लिए हम, हमसे पूछा गया है कि सिद्ध करना है कि एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन हम मान लिए कैसी संख्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक, तो परिमेय संख्याओं को हम a/b या p/q के रूप में निरूपित कर सकते हैं। ठीक ना, ऐसी संख्याओं को हम परिमेय संख्या कहते हैं। तो हम मान लेंगे, माना कर्डिम में 5 बराबर a/b। क्या मान लिए, कर्डिम 5 को हम मान लिए a/b, और जहां a b दोनों पूर्णांक हैं और a b सह अभाज्य भी हैं। ठीक ना, हम यहां पे लिखेंगे, जहां a तथा b पूर्णांक हैं तथा a और b सह अभाज्य हैं। ठीक ना, ध्यान देंगे, हम मान लिए कर्डिम 5 बराबर a/b, और a और b दोनों क्या हैं, पूर्णांक हैं, और a और b क्या है, सहअभाज्य। सहअभाज्य का मतलब कि ऐसी संख्याएं जिन्हें एक साथ कोई संख्या न काट पाए। ठीक ना, एक साथ या किसी भी संख्या से विभाजित नहीं हो पाएगी, ऐसी कोई संख्या नहीं है कि जो एक साथ दोनों को जो है क्या कर दे, डिवाइड कर दे एक के अलावा, क्योंकि एक से जो है सारी संख्याएं, ठीक ना, एक से सारी संख्याएं विभाजित हो जाती हैं, एक को छोड़ करके ऐसी कोई संख्या नहीं है कि जो इन दोनों को जो है एक साथ डिवाइड कर दे। अर्थात इन ऐसी संख्याओं का, सहभाज्य संख्याओं का मौसा क्या होता है, एक होता है। आपसे जो है एक नंबर में भी क्वेश्चन पूछ देगा, 4 संख्याएं दे दी गई, 4 ऑप्शन, और उसमें आपसे पूछ सकता है कि निम्न में से सहभाज्य संख्याएं कौन सी हैं। तो आप देखेंगे जिन दो संख्याओं का मस है एक होगा, वही संख्या क्या होगी, सहभाज्य होगी। ठीक, तो एक नंबर में हिसाब से पूछा जाएगा। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे हम, तो कर्डिम 5 बराबर a/b, जहां a तथा b पूर्णांक हैं और a b दोनों क्या हैं, सहभाज्य हैं। अब क्या करेंगे हम, अब जो है इसे कौड़ी हटानी है, पहले तो इन दोनों पक्षों का वर्ग हम कर देंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर वर्ग करते हैं हम, यहाँ पे लिखेंगे कर्डिम 5 इसका वर्ग कर दिए बराबर a/b इसका भी वर्ग कर दिए। ठीक, कर्डिम 5 का वर्ग हम करते हैं तो कौड़ी खत्म हो जाएगी, हमें प्राप्त होगा 5 बराबर, इसे लिखेंगे a² बटे b²। ठीक, अच्छा आप तिरे गुणा कर दीजिए तो a² बराबर हो जाएगा 5 का गुणा b में होगा 5b²।
ए स्क्वायर बराबर क्या हुआ 5b², अर्थात देखिए यह ए स्क्वायर 5 इंटू बी स्क्वायर, अर्थात हम देख रहे हैं कि ए स्क्वायर 5 से डिवाइड हो रहा है। जैसे कोई संख्या हम ले लें, अगर हम लिखेंगे 10 बराबर 2 गुणे 5, अर्थात 10 जो है 2 से डिवाइड हो रहा है या 5 से डिवाइड हो रहा है, हम देख रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम देखते हैं ए स्क्वायर बराबर 5b², अतः हम लिखेंगे, अतः ए स्क्वायर 5 से विभाज्य है। ए स्क्वायर क्या है 5 से विभाज्य है। जब किसी भी संख्या का वर्ग किसी संख्या से विभाज्य है तो वह संख्या भी उस संख्या से विभाज्य होगी। तो जब ए स्क्वायर 5 से विभाज्य है तो इसलिए जो है ए भी 5 से विभाज्य है। अगर ए स्क्वायर विभाज्य है तो ए भी 5 से क्या होगा विभाज्य होगा। अब चलिए देखते हैं, हम मान लिए, अब हम मान लेते हैं, माना ए बराबर 5c, कितनी बार विभाज्य है c बार विभाज्य है। ए 5 से विभाज्य है तो कितनी बार विभाज्य है, हम मान लिए c बार विभाज्य है, ठीक ना। तो a का मान हम रखेंगे, a का मान समीकरण, इसे आप समीकरण ले सकते हैं, इसे समीकरण 1 आप दे दीजिए नाम। a का मान समीकरण 1 में रखने पर एक हमारा क्या है, ए स्क्वायर बराबर 5b², ए स्क्वायर बराबर 5b²। तो यहाँ पे ए की जगह हम क्या रखेंगे 5c, तो हम लिखते हैं 5c² बराबर 5b², 5c का होल स्क्वायर बराबर 5b²। तो 5c का स्क्वायर करेंगे तो 5 × 5 = 25c² हो जाएगा। क्या हो जाएगा 25c² बराबर यहाँ है 5b², या हम लिख सकते हैं b² बराबर 25c² बटे 5, 5 से डिवाइड कर दिए, 5 × 5 = 25, तो b² बराबर हो गया 5c²। b² क्या प्राप्त हुआ हमें 5c²। अब हम देख रहे हैं b² भी 5 से विभाज्य है। यहाँ पे हम लिखेंगे b² 5 से विभाज्य है, अतः b भी 5 से विभाज्य है। हम देख रहे हैं कि b² 5 से विभाज्य है तो b भी 5 से विभाज्य होगा। अब यहाँ पे आप देखिए a भी 5 से विभाज्य है और b भी 5 से विभाज्य है, इसका मतलब हुआ a और b दोनों 5 से विभाज्य है। हम यहाँ पे लिखेंगे, अतः a तथा b दोनों 5 से विभाज्य हैं। a तथा b दोनों 5 से विभाज्य हैं, और यहाँ ऊपर हम मान चुके हैं a और b दोनों क्या हैं सहभाज्य हैं। और यहाँ पे हम देख रहे हैं दोनों 5 से विभाज्य हैं, तो जो हम माने थे हमारा मानना क्या हो गया गलत हो गया। इसलिए हम लिखेंगे, इसलिए हमारा मानना गलत है। जब हमारा मानना गलत हो गया तो हम ऊपर यह भी माने थे कि कर्डिन 5 एक परिमेय संख्या है, तो गलत हो गया। तो हम कह सकते हैं, अतः कर्डिन 5 एक अपरिमेय संख्या है। कर्डिन 5 एक कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। जरा एक बार ध्यान से देखेंगे आप, या बोर्ड एग्जाम में अक्सर ऐसा क्वेश्चन जो है पूछ दिया जाता है, आपको सिद्ध कीजिए कर्डिन 5 एक अपरिमेय संख्या, या कर्डिन 7 या कर्डिन 3 या कर्डिन 2 कुछ भी दे देगा। सेम प्रक्रिया यही है लिखने की, केवल यहाँ पे यही अंक जो है आपका बदल जाएगा, और लिखने की प्रक्रिया इसी तरह से है।
इसमें हमसे पूछा गया सिद्ध कीजिए कि कर्डिन 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो जिसे भी हमसे पूछा जाए जिस तरह से, तो आप जस्ट इसका अपोजिट ले लेंगे और मानेंगे कि माना कर्डिन 5 एक परिमेय संख्या है। ठीक, और इसे हम क्या मान लिए, कर्डिन 5 को हम मान लिए a बटे बी, कर्डिन 5 बराबर a बटे बी, और हम लिखेंगे जहां a तथा b पूर्णांक हैं और a और b दोनों क्या हैं, सहअभाज्य हैं। ठीक ना, इस तरह से हम मान लिए। अब क्या करेंगे, हम इसके दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। तो दोनों पक्षों का वर्ग करने में हम क्या पाते हैं, कर्डिन 5 का वर्ग बराबर a बटे बी का वर्ग। कर्डिन 5 का वर्ग करेंगे आप, तो कर्डिन 5 का वर्ग करेंगे, कड़ी हमारी खत्म हो जाएगी, क्या बचा, 5 बचा, और यहाँ इसका वर्ग करेंगे तो ऊपर नीचे दोनों का वर्ग होगा ए स्क्वायर बटे बी स्क्वायर। हम तीनों गुणा कर देते हैं, ए स्क्वायर बराबर 5 बी स्क्वायर। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं ए स्क्वायर किससे विभाजित हो रहा है, 5 से विभाज्य है। जब ए स्क्वायर 5 से विभाज्य है तो ए भी 5 से क्या है, विभाज्य है। ठीक, और जो है आगे हम देखते हैं, तो हम मान लिए कि माना ए बराबर 5c, अर्थात ए कितनी बार विभाज्य है, c बार विभाज्य है। ठीक ना, ए बराबर 5c करेंगे, अर्थात जो है 5 से विभाज्य है तो कितनी बार विभाज्य है, c बार विभाज्य है। और इस a का मान हम किस में रखेंगे, समीकरण एक, हमारा समीकरण एक है ए स्क्वायर बराबर 5b स्क्वायर। तो ए स्क्वायर बराबर 5b स्क्वायर, ए स्क्वायर की जगह हम लिख दिए 5c, इसका होल स्क्वायर बराबर 5b स्क्वायर, 5 पचे 25, c स्क्वायर बराबर 5b स्क्वायर। तो b स्क्वायर बराबर हम इधर करेंगे तो b स्क्वायर बराबर 5 जो है जाएगा 25 c स्क्वायर बटे 5, 5 से 25 डिवाइड हुआ, 5 पचे 25, तो b स्क्वायर बराबर हमें बचा 5c स्क्वायर। यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि b स्क्वायर 5 से विभाज्य है तो b भी 5 से क्या है, विभाज्य है। इस तरह से देख रहे हैं ए और बी दोनों क्या हैं, दोनों 5 से विभाज्य हैं, जबकि हम यहाँ पे मान चुके हैं ए और बी दोनों क्या हैं, सहअभाज्य हैं। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि दोनों 5 से विभाजित हो रहे हैं, इसलिए जो हम माने थे हमारा मानना गलत है। यदि हमारा मानना गलत है तो ऊपर यह भी हम मान चुके हैं कि कर्डिन 5 एक परिमेय संख्या है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, कर्डिन 5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, चलिए अच्छा नोट करिए इसे। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन हमारा, बिंदु 3, 4 की मूल बिंदु से दूरी ज्ञात कीजिए। ध्यान देंगे, एक बिंदु हमें दिया गया है 3, 4 और उसकी हमें मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करना है। यहाँ पे हम देख रहे हैं हमें केवल एक ही बिंदु दिखाई दे रहा है और दूसरा बिंदु हमें क्लियर नहीं हो पा रहा है, लेकिन इसमें कहा है कि मूल बिंदु से दूरी ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आपको मूल बिंदु के निर्देशांक जानने जरूरी है। तो हम आपको बता चुके हैं मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं 0, 0। क्या होते हैं, 0, 0 मूल बिंदु के निर्देशांक। क्योंकि आप जानते हैं जब दोनों अक्ष एक दूसरे को जहां पे क्रॉस करते हैं इसी को हम मूल बिंदु कहते हैं। अब मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, 0, 0। और इस 3, 4 की मूल बिंदु से हमसे दूरी पूछी जा रही है। तो पहला बिंदु हम लेंगे 3, 4 और दूसरा बिंदु हम देख रहे हैं हमारा है 0, 0। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3, 4 तथा दूसरा बिंदु हम देखेंगे क्या है, 0, 0। अब हमें इनके बीच की दूरी ज्ञात करनी है। दूरी ज्ञात करनी है तो दूरी वाला सूत्र आपको मालूम है, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो देखिए पहला बिंदु जो है उसे हम x1 और y1 से प्रदर्शित करेंगे। तो हम लिखते हैं x1 बराबर 3 और y1 बराबर 4। दूसरे बिंदु को हम x2 और y2 से प्रदर्शित करेंगे। हमारा x2 क्या है, x2 बराबर 0 और y2 बराबर 0। ठीक, अब हम दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी फार्मूला आपको मालूम है, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं x2 हमारा 0 है, x1 क्या है, 3 है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे √x2 की वैल्यू क्या है,
शून्य है, तो शून्य माइनस 3 का होल स्क्वायर और प्लस y2 आप देख रहे हैं y2 शून्य है, तो शून्य माइनस y1 4 का होल स्क्वायर। आगे हम देखते हैं, शून्य में से 3 को घटाते हैं, तो शून्य में से 3 को घटाएंगे तो हमारा -3 आएगा, ठीक ना। तो क्या हम लिखेंगे यहाँ पे -3 का स्क्वायर, और उसी तरह से शून्य में से 4 को भी घटाएंगे तो हमें -4 प्राप्त होगा, हम लिखेंगे -4 का होल स्क्वायर। आगे देखिए, -3 का वर्ग करेंगे, 3 का वर्ग 3 त्रिका 9 होता है, लेकिन माइनस है तो माइनस का माइनस में गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा, अर्थात -3 का वर्ग क्या हो जाएगा +9। तो यहाँ पे हम जो है -3 का वर्ग लिखते हैं 9 और प्लस यहाँ 4 का वर्ग क्या हो जाएगा आपका 16, और दोनों को हम जोड़ते हैं, 16 9 क्या हुआ 25, और 25 का वर्गमूल ही इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी होगी, तो 25 का वर्गमूल क्या प्राप्त हुआ 5, अर्थात 3,4 और मूल बिंदु से जो है इसकी दूरी कितनी है 5 मात्रक है। कितनी है 5 मात्रक है, और यही हमारा क्या हुआ आंसर हुआ। तो इस तरह से इसे आप क्लियर करिए और जो है लगातार अभ्यास करते रहिए, क्योंकि निरंतर अभ्यास से ही आपको सफलता जो है मिलेगी, और निश्चित सफलता मिलेगी। अगर आप जो है निरंतर अभ्यास करते रहे तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी। चलिए आज की वीडियो में बस यहाँ तक, फिर अगली वीडियो में मिलेंगे आपसे और नए क्वेश्चन के साथ।